हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में। हमने बात कर ली थी कि कैसे एक कार्डियक साइकिल मतलब होता है, उसमें कैसे पूरा हार्ट काम करता है, पूरी स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया था। चलिए अब नेक्स्ट बात होती है कि हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग काम करता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो क्या फंडा है उसके पीछे, कौन सी ऐसी मसल्स है जो उसके लिए काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअली हमने छोड़ा था, तो हम यहीं से वापस उसको कंटिन्यू करेंगे। सर, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, है ना। क्या है, वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा थिक है। इसका रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ क्यों है, क्योंकि इस वॉल से क्या होगा, पंप होके ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये वॉल को ज़्यादा प्रेशर बियर करना पड़ता है, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स ज़्यादा थिक है। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर called the nodal tissue is also distributed in the heart. So actually this nodal tissue is responsible for rhythmic contraction and relaxation. So a patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium called the sinoatrial node. अब मैं इसको अगर यहाँ पूरा रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आई एम शोइंग द 4 चैम्बर of heart, ठीक है। आई एम शोइंग लाइक दिस। सो दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये क्या है, अपर राइट कॉर्नर। तो दिस इज द अपर राइट कॉर्नर, जहाँ पे एक ये नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस ए नो नोड। क्या मतलब, सिनो एट्रियल नोड, राइट, एस ए नोड. Now another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium close to atrioventricular septum called the atrioventricular node, है ना। ये क्या है, this is the atrioventricular septum, है ना। ये this is atrioventricular septum. तो इसके पास में यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में और एक नोडल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ए वी नोड, है ना, या ए वी एन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या जिसको हम बोलते हैं एवी बंडल, इट कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन which passes through the atrioventricular septum to emerges on the top of interventricular septum and immediately divide into a right and left bundle. क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि यहाँ से एक नोडल टिश्यू जाएगा और वो नोडल टिश्यू पहले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, देखो दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ये नीचे ही दोनों वेंट्रिकुलर की तरफ गया, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ये क्या है, दिस इज एवी बंडल, है ना, एवी बंडल। समझ में आई बात, ठीक है। So these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje fiber, है ना। तो ये minute fiber जो है इसको हम क्या बोलते हैं, we called it Purkinje fiber. Clear है, right? So these fiber along with right and left bundle are known as bundle of His. और कंप्लीट को, है ना, ये पूरा बंडल मतलब कि पूरा एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर, इसको हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बंडल ऑफ हिज क्या होता है, क्या है, एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। इन सबको मिला के वी कॉल्ड इट बंडल ऑफ हिज, जो पूरा स्प्रेड रहता है। So the nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that is it is auto excitable, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे इसके पास खुद ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रैवल करते 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 एवी नोड के पास जाएगा और यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए दोनों वेंट्रिकल्स तक जाएगा, ठीक है। So however the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. जैसे कि आपको पता है हमारा हार्ट भी इसी रेंज में बीट करता है, तो ये भी इतनी बार ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एक बीट हुआ, देन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट, वन मोर बीट, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर, है ना। पेस मेकर मतलब हार्ट की जो पेस है उसको बना के रखता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक रेगुलेटरी वे में ये करते रहते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट,
ये हमारी हार्ट की एक रेट है कि इतने मिनट पे वो करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। देखिए कार्डियक साइकिल एक तरह से ना इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड होगा। ध्यान रखना, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट एट्रियम में जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, एंड फिर एक साथ ही दोनों वेंट्रिकल्स में ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो वैसे ही हम कार्डियक साइकिल को समझेंगे। सो हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। To begin with, all the four chambers of heart are in relaxed state. अब मान के चलिए सब कुछ रिलैक्स है, कोई एक्शन पोटेंशियल अभी तक जनरेट नहीं हुआ। सो दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल का मतलब क्या है कि एट्रियम भी डायस्टॉल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टॉल में है, दोनों अभी रिलैक्स स्टेट में। As the tricuspid and bicuspid walls are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricles respectively through the left and right atrium। ठीक है, क्या है, वापस मैं एक बना लेती हूँ, हमें बहुत अच्छे से अब तो याद हो गया होगा। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वी नो ये हमारा हो गया बॉडी पार्ट्स, ये हमारा हो गया लंग्स, और बॉडी पार्ट से क्या आती है, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। लंग्स से क्या आती है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो वहाँ पे वही बोल रहा है कि वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन दे ओपन, है ना, वो लेकर आ रही है ब्लड को, ठीक है। अभी डायस्टॉल ही है, लेकर आ रही है, और ये दोनों चैम्बर क्या कर रहे हैं, ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, है ना। वो सुपीरियर वेना कावा यानी कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, कौन, राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। द सिमिलर वॉल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। अभी क्या है, यहाँ से क्या ओपन है, ध्यान में रखना, यहाँ से ओपन है, जो लंग्स को जा रहा है, ये क्या है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से निकल के जो बॉडी को जा रहा है, दिस इज एओर्टा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेमिलूनर वॉल्स होते हैं, यहाँ पे भी सेमिलूनर वॉल्स होते हैं। ये दोनों वॉल्स वो क्या बोल रहे हैं कि अभी ये क्लोज है, ठीक है, तो यानी कि अब इनमें अभी जा नहीं रहा है ब्लड, राइट। The ASEAN now generate an action potential which stimulate both the atrium to undergo a simultaneous contraction, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो नोडल टिश्यू था उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये एवी नोड तक पहुँचा, मतलब कि ऐसे नोड से एवी नोड तक, और दोनों एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। अब देखो इसने दोनों ने अपने अपने, जब डायस्टॉल में थे दोनों ने ब्लड रिसीव कर रखा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनके रिस्पेक्टिव जो वॉल्स हैं वो ओपन हुए, प्रेशर गया ना नीचे, वॉल ओपन हुए, और क्या हुआ, इनमें जितना भी ब्लड था उनके रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में चला गया, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो पास हो गया, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। ऐसा क्यों बोल रहा है 30%, क्योंकि नॉर्मल भी थोड़े से वॉल्व ओपन रहते ही हैं, जो क्या करते हैं, नॉर्मली फ्लो होता रहता है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता रहता है, बट ये प्रेशर क्या करता है, उस फ्लो को और फास्ट कर देता है। So the action potential is conducted to ventricle side by AVN and AV bundle, from where the bundle of His transmitted through the entire ventricular musculature। अब क्या हो गया, जब ये यहाँ पे गया, ठीक है ना, पहले क्या हुआ, एट्रियम में शुरू हुआ था कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम से अब वो नीचे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियम ने अपना ब्लड वेंट्रिकल्स को दे दिया, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी ट्रैवल करते 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 अभी कहाँ पहुँच गया है, अभी वेंट्रिकल्स तक पहुँच गया। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एट्रियम क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, याद रखना। तो क्योंकि वहाँ से एक्शन पोटेंशियल पास होके निकल चुका, एट्रियम में से एक्शन पोटेंशियल पास होके निकल चुका, अब वो वेंट्रिकल पे पहुंचा है, तो वहाँ पे एट्रियम सारे क्या हो जाएंगे, अब रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टॉल में चले गए, और वेंट्रिकल में सिस्टोल आ गया। वेंट्रिकल ने ब्लड रिसीव किया, अब सिस्टोल जैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इनके रिस्पेक्टिव जो सेमिलूनर वॉल्व है वो ओपन हुए, और इनका ब्लड रिस्पेक्टिव में चला गया, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा को गया, जिसने पूरी बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट कर दिया, ठीक है ना। ये जब चले गए तो वो एक्शन पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रेवल करते 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 खत्म हो गया, तो वेंट्रिकल्स भी क्या हो गए, डायस्टॉल में चले जाएंगे, ठीक है ना।
एट्रियम ऑलरेडी डायस्टॉल में और वो वापस से ब्लड रिसीव करना शुरू कर देता है, और वेंट्रिकल में डायस्टॉल, और फिर दोनों ही यानी कि चारों चैम्बर ही डायस्टॉल में, और उस टाइम क्या हुआ, ये जॉइंट डायस्टॉल, एक साइकिल खत्म। फिर वापस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एट्रियम में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसने ब्लड रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स को दे दिया, एट्रियम डायस्टॉल में चले गए, वेंट्रिकल अब सिस्टॉल में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट करे, इन्होंने रिस्पेक्टिव ब्लड दिया, फिर ये भी डायस्टॉल में, और फिर अगेन जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन, है ना। तो उसको चलो और आगे समझ लेते हैं। सो दिस कॉजेज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल सिस्टोल, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, डायस्टोल मीनवाइल, राइट, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये ध्यान रखना, जब ये सिस्टोल तो वो डायस्टोल, और जब ये दूसरा सिस्टोल तो पहले वाला डायस्टोल। सो वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ। अब देखिए याद रखना, ये वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं, मतलब कि ये जो वेंट्रिकल है, अब इनमें क्या है, इनमें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से यहाँ वाले जो ये वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज हो जाते हैं, है ना। नीचे उसमें प्रेशर जैसे बढ़ना होता है, ये क्लोज होते हैं, राइट। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम, तो वापस बैक फ्लो ना हो, इसकी वजह से ये क्लोज हो जाते हैं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, द सेम्युलर वॉल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स ओपन, और अब ये ओपन हो गए, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways, और फिर आगे pathways में एंटर हो गया, राइट। द वेंट्रिकल, और ये ध्यान रखना जब क्लोज हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, अभी चलो आगे बात करेंगे। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, और जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हुआ, सेमिलुनर वॉल भी वापस क्लोज हो गए, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, है ना, कि वापस ना आ जाए। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid walls are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which was being emptied into them by the veins, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में था, डायस्टोल में चला गया, सेमिलर वॉल ओपन थे जो वो क्लोज हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्कुल ही डाउन चला गया, एकदम डिक्लाइन हुआ, और मीनवाइल हो क्या रहा है, एट्रियम में ब्लड रिसीव कर रहा है ना वो एट्रियम, क्योंकि वो डायस्टॉल में है, तो वहाँ पे प्रेशर वापस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, वॉल्व थोड़े से ओपन हो जाएंगे। कौन से वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और थोड़ा थोड़ा ब्लड उनमें जाता ही रहेगा, थोड़ा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। अब जब एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक न्यू कार्डियक साइकिल जब जनरेट होगी, तो एट्रियम में जब कंट्रैक्शन होगा तो ये प्रेशर 30% और बढ़ जाएगा, और फिर फास्टली ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन नहीं रखना, राइट। So the blood now again moves freely to the ventricle. The ventricle and atria are now again in relax, which is joint diastole state as earlier. Soon the SAN, sinoatrial node, generate a new action potential, and the event described above are repeated in that sequence and the process continues. समझ में आया। तो ध्यान में रखना, ये जो एट्रियल सिस्टोल जो होता है, इट इज़ अराउंड 0.15 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है, इट इज़ अराउंड 0.30 सेकेंड, एंड जॉइंट डायस्टोल, मतलब कि मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ये कितना होता है, 0.40 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल 0.85 सेकेंड का टोटल एक कार्डियक साइकिल रहता है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। So this sequential event in heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of both the atria and ventricle. As mentioned earlier, heart beats 72 times per minute. That is, that many cardiac cycle are performed per minute, यानी कि 72 times cardiac cycle run होती है एक मिनट में। From this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 second, है ना, 0.85 जनरली होता है, 0.8 seconds. So during a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume, है ना, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप हो रहा है ना, 1 कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप हो रहा है ना, जितना ब्लड पंप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना पंप हो रहा है, 70 ml, ठीक है।
ओके, वेंट्रिकल से क्यों बोल रहा है? ऑब्वियसली वेंट्रिकल से ही निकलेगा लास्ट में ब्लड, है ना। अब एक कार्डियक साइकिल में एक मिनट में हम 72 टाइम कार्डियक साइकिल होती है। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड है, तो 72 कार्डियक साइकिल में कितना होगा? वी विल मल्टीप्लाइड बाय 70, तो कितना हो गया? 7 2 14, 1 7 7, ओके। इतना ml, या मैं बोलूँगी अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड एक मिनट में ट्रैवल होता है, जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट कार्डियक आउटपुट। तो मैं इसको कर सकती हूँ, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ आया ये चीज़, है ना। सो द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate, thereby the cardiac output. For example, cardiac output of athlete will be much higher than that of a ordinary man, है ना। तो एथलीट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की, प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसका कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फास्ट हार्ट बीट होती है। मतलब उनकी हार्ट बीट का जैसे हमारे 72 टाइम्स है, तो उनकी हार्ट बीट डेफिनेटली एक मिनट में और ज़्यादा होती है, सो दैट कि वो ज़्यादा ब्लड को पंप कर सके। So during each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope. The first heart sound is lub, associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve. जब ये झटके से क्लोज होते हैं, तब ये लब साउंड करते हैं। Whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve. These sounds are of clinical diagnostic significance. Clear है? ठीक है ना, समझ में आया कार्डियक साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। ये क्या होता है? ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, हार्ट की एक्टिविटी को हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट। चलिए, सो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। आपने कई बार टीवी मूवीज़ में देखा होगा, ऐसा लाइन आती रहती है। अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटर मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड पिप 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 लाइक दिस, है ना। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, तो पी लाइक, है ना, दिस इज काइंड ऑफ साउंड, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन की अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram. जो इस तरह का हमें ये दिखता है, this is called the electrocardiogram, right? So ECG is a graphical representation of electric activity. ध्यान रखना किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, है ना, as shown in the figure, a patient is connected to a machine with 3 electric leads, one to each wrist and to the left ankle. ध्यान रखना, दोनों रिस्ट में एंड लेफ्ट एंकल में 3 इलेक्ट्रिक लीड वहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। फॉर अ डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। हेयर वी विल टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड, है ना। तो और ज़्यादा डिटेल जब जानना होता है तो हम उसमें और भी इलेक्ट्रिक लीड को लगाते हैं। So each peak in the ECG is identified with the letter from P to T that correspond to a specific electric activity of the heart. तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे, एक थोड़ा सा यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये नीचे जाके एक पीक अगेन आया एंड देन वन मोर पीक कम्स हियर, फिर वापस से ये पीक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से एंड दिस मच यहाँ तक का ये एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है। So the P wave represent the electrical excitation और depolarization of atria. याद रखना ये क्या है? This is atrial systole। मैं अगर चाहूँ तो ये भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको depolarization भी बोल सकती हूँ। याद रखना जब भी पोलराइजेशन, याद रखना जब भी हम कहीं भी स्टिमुलाई आता है, तो जब रेस्टिंग में है ना सेल, तो उसके आयनिक बैलेंस बना रहता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है ना, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और वो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होने से वो डीपोलराइज स्टेट में चली जाती है, क्योंकि पहले वो पोलराइज्ड होती है। सो एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, राइट, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए। देन द QRS कॉम्प्लेक्स, ये आप देख रहे हो QRS, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
दिस रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ऑफ कोर्स ये एक्शन पोटेंशियल अब कहाँ ट्रैवल करेगा, वेंट्रिकल के पास जाएगा, तो उसका डीपोलराइजेशन होगा। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो ये क्या कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल या आप डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन के वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है। दिस इज द वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल, ठीक है। द एंड ऑफ पी मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो इस तरह से पूरी हमें एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECG obtained from different individuals had roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease, है ना। कोई भी डेविएशन आ रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी। हैंस इट इज़ ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी ग्राफ, हाँ आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, या तो आगे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज दी डबल सर्कुलेशन। सो एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान है, अब थोड़ा सा आपको याद में रखना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं बना ही देती हूँ, एक बार वापस से आपको बना देती हूँ। दिस इज़ दी बॉडी पार्ट्स, दिस इज़ दी लंग्स, और यहाँ से तो ये ब्लड जा रहा है वेना कावा, है ना। और ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स को, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से जा रहा है पल्मोनरी वेन, और यहाँ से जा रही है एओर्टा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं। सो राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू द एओर्टा, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से जा रहा है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पास ऑन टू द लंग्स। हमें पता है यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, और लंग्स से ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। and from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitute the pulmonary circulation. तो ये पूरा जो circulation है, this circulation is called the pulmonary circulation. पूरा pulmonary area ही है ना, तो इसको हम बोलते हैं pulmonary circulation, ठीक है बेटा। तो एक बार ब्लड आया हार्ट में, राइट, दिस pathway constitute the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by the network of artery, arterioles, capillary to tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. तो अब देखो यहाँ से ब्लड तो बॉडी को जा रहा है, बॉडी से वापस ये आर्टरी, वेन, वेन्यूल, यहाँ सबसे कलेक्ट होते होते वेना कावा के थ्रू ये, राइट। तो दिस वन इज कॉल्ड दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इससे भी ब्लड क्या है, एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार, तो दो बार ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है। सो दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट O2 and other essential substance to the tissue and takes CO2 and other harmful substance away from for the elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver is called the hepatic portal system. Hepatic portal vein carries blood from the intestine to liver before it is delivered to the systemic circulation. अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको आप ऐसे लेते हैं। देखो ये हमारा हार्ट है, राइट, राइट एट्रियम। हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड गया। ये ब्लड किसको गया, ये गया स्टमक को, या आप बोल सकते हो इंटेस्टाइन को, ठीक है बेटा। अब इंटेस्टाइन से ये लॉजिकली, है ना, मैं इसको या तो इस तरह से शो करती हूँ कि ये ब्लड गया इंटेस्टाइन से, लॉजिकली ये ब्लड कैसे आना चाहिए, वापस से हार्ट में आ जाना चाहिए कलेक्ट होके। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि भाई बॉडी और पार्ट्स ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया, और बदले में उस ब्लड में CO2 डाल दिया। अब ये कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वापस से हार्ट के पास जाना चाहिए फर्दर, कि इसको पंप करके लंग्स को दे और फर्दर ये प्योरीफाई हो, ठीक है ना, होना तो ऐसा चाहिए। बट यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम होता है,
तो यहाँ से ब्लड पहले क्या करता है, पहले जाता है एक और पार्ट को विच इज़ कॉल्ड दी लिवर, है ना। तो ध्यान रखना, देखो हाँ ऑर्गन से कोई भी निकलेगी ना वेसल, तो वो ये कौन सी है, दिस इज वेन, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। ये वेन निकली, ये फर्दर ब्रांच हुई, लिवर में दे दिया, लिवर ने इसको कलेक्ट किया और फर्दर यहाँ से लेकर और फिर हार्ट को दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक वेन। भाई लिवर से निकलने वाली वेन इसलिए हेपेटिक वेन, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे ये पोर्टल सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी क्या ज़रूरत है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देता। देखो अब हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, वी ईट सो मैनी थिंग्स। अब अगर यहाँ पे कोई ड्रग चला गया हमारे पेट में, कोई पॉइजन गया, है ना, वी कैन से कि एक्सेस फैट है, तो सीधा हार्ट के पास अगर वो गया तो हार्ट से वो अल्टीमेटली पंप होकर पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाएगा एट लास्ट। तो ये सारा जाता है सबसे पहले लिवर में। लिवर इनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिवर का काम ही यही है ना, फैट डिटॉक्सिफाई, या ड्रग्स होगा या पॉइजन होगा, वट एवर इट इज़, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। और फिर डिटॉक्सिफाई करने के बाद देखिए लेसन, डिटॉक्सिफाई करेगा, डीऑक्सीजनेटेड है तो उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं कर सकता, वो काम तो लंग्स का ही है। ये तो सिर्फ डिटॉक्सिफाई करके फिर उस ब्लड को दे देगा हार्ट को, सो दैट कि हार्ट इसको लंग्स को दे, प्यूरिफाई करके फिर इस ब्लड को हम पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना। स्टमक से उसने न्यूट्रिएंट्स भी कलेक्ट किए हैं, ध्यान में रखना। तो उसमें एक्सेस अगर हमने फैट खाया है, हम फैटी फूड, जंक फूड पे खाते हैं, सारा काम किसका हो जाता है, लिवर का बढ़ जाता है। लिवर उसको ग्लाइकोजन में, एक्सेस फैट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है या वॉट एवर, है ना, सारा काम उसका डिटॉक्सिफिकेशन का। तो इसलिए देयर इज अ पोर्टल सिस्टम विच इज़ कॉल्ड दी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो क्या करता है, हमारे सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। सो the hepatic portal vein carries the blood from the intestine to the liver. This is the hepatic portal vein and before it is delivered to the systemic circulation. A special coronary system, ये समझ में आया hepatic portal system। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक अलग से कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। अब हम बोल रहे हैं जी हार्ट काम कर रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है, हार्ट को भी तो खाना चाहिए। हार्ट को जो मसल हार्ट को दे रही है का सब कुछ, खाना वाना सब कुछ, उस मसल्स को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि एक तरह से मसल्स नहीं बोलूँगी, ब्लड वेसल्स की बात करूँगी, नॉट मसल्स, ब्लड वेसल्स, जो क्या कर रही है, हार्ट की मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम। डिड यू गेट इट? ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पूरा मतलब समझा रखा है सिस्टम में। तो ये देखिए बॉडी पार्ट्स है, आर्टरीज़ के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और वेन्स के थ्रू ये ब्लड वापस हार्ट में जाता है, जहाँ से वो पंप होके लंग्स को जाता है और लंग्स से भी प्यूरिफाई होके वापस हार्ट में आता है, सो दैट कि वो उसको अगेन पंप कर सके, ठीक है ना। तो वी आर जो बॉडी पार्ट्स है, जब यहाँ पे ये आर्टरी आती है तो फर्दर देखिए डिवाइड होती है, कैन यू सी, ये देखिए फर्दर क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज, है ना, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो बॉडी पार्ट से ही कैपिलरीज जो है, यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब कि एक पतली कैपिलरी क्या होती है, एक सिंगल लेयर एपिथेलियल वॉल सेल होती है, ठीक है। तो जहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल है, आर्टरी या वेन से पॉसिबल नहीं है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये थिन वॉल एपिथेलियम होती है जहाँ से मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ध्यान में रखना, 3 तरह के ब्लड वेसल्स वी हैव बीन इंट्रोड्यूस, इट इज़ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। मैंने शायद इसके बारे में आपको बात की होगी, लेट मी जस्ट चेक, डिड आई टॉक अबाउट दिस वन, या आई थिंक वी हैव नॉट टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टरी ध्यान रखना, इट इज़ थिक वॉल्ड है, इट इज़ थिन वॉल्ड, है ना, ये तो है ही थिन वॉल्ड।
ठीक है। आर्टरी में कोई वॉल नहीं होता, नो वॉल्स, ये बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है। यहाँ पे वॉल्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ना कर सके, क्योंकि हार्ट अपर लेवल पे है, वेन जब ब्लड को ऊपर लेके आएगी तो हो सकता है बैक फ्लो हो जाए, है ना। कैपिलरीज जो है वो आर्टरी से ही बनती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोई वॉल नहीं होगा। ये कैसा करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ये कैसा करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 कंटेनिंग, है ना। और कैपिलरीज में तो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आर्टरी या वेन कुछ भी ले लीजिए, दोनों का देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पे सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है ना। बीच की जो होती है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, जो किसकी बनी होती है, इस स्मूथ मसल्स की बनी होती है, तभी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होगी। एंड द इनर मोस्ट लेयर, है ना, स्मूथ लेयर होगी, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा, दिस इज द इनर। ट्यूनिका एक्सटर्ना में ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। कहीं भी आउटर कवरिंग में कोई टिश्यू होगा ना, तो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सेम स्ट्रक्चर इज दिस विद दिस वन, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, ट्यूनिका मीडिया जो है, ये ट्यूनिका मीडिया जो है ना, स्मूथ मसल जो बनी हुई है, ये वाली लेयर थिन होती है, इसलिए ही आर्टरी थिक होती है एंड वेन जो होती है वो थिन। और सेंटर में जो ओपन कैविटी एरिया है विच इज़ कॉल्ड ल्यूमन, तो आर्टरी में ल्यूमन क्या होता है, नैरो होता है, वेन में ल्यूमन बहुत वाइड होता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड बहुत स्पर्ट्स के साथ फ्लो होता है, धक्के के साथ, धक्का लग के फ्लो होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे का कंप्लीट करते हैं, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटर, है ना, हमारा ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, by specialized muscles, nodal tissues. Hence the heart is called myogenic heart. We call it myogenic heart. Auto, खुद का ऑटो पायलट मोड में है ना। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, है ना। हाँ, ये है कि जैसे सडन हमने कुछ देखा या सडन कुछ हुआ तो हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, या हमने कुछ स्ट्रेस लिया, या हम एग्जाम के हॉल में जा रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट, उसके लिए क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो हमारी हार्ट बीट को मॉडरेट कर सकता है। हार्ट बीट जनरेट खुद से हो रही है, बस ये हार्ट बीट को क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है ना, राइट। किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। सो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस पार्ट ऑफ एएनएस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। मैंने बताई ही है हमको पहले से, या पता होना चाहिए। एएनएस में दो तरह की नर्व्स होती है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रही है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, सब कुछ को इंक्रीज कर सकती है। ऑन द अदर एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो ये पैरासिम्पैथेटिक है, अनदर component of ANS can decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output, मतलब जो कुछ भी बढ़ा है उसको वापस लो कर रही है, सेटल कर रही है। So adrenal medullary hormone can also increase the cardiac output। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एमरजेंसी जो हार्मोन है वो, जैसे कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये हार्मोन भी कार्डियक आउटपुट को या कार्डियक एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या क्या डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। तो एक्चुअल में हम किसी पर्सन को पूछते हैं तो वो क्या बताता है, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। नो, इट इज़ नॉट बीपी प्रॉब्लम, बीपी इज गुड। ब्लड प्रेशर होना चाहिए कि ब्लड जब एक वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर पुट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बीपी। सो योर प्रॉब्लम इज नॉट बीपी, योर प्रॉब्लम इज हाई बीपी। I have problem of high BP, I have problem of low BP, या I am a patient of hypertension। ये pronunciation एकदम करेक्ट है, राइट। So in the measurement 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure, है ना। तो 120 systole, 80 diastole। If repeated checks of blood pressure of an individual is 140, 90 or higher, it show hypertension। अब इससे ज़्यादा आएगा तो ये हाइपर कहलाएगा। High blood pressure leads to heart disease and also affects vital organs like brain and kidney, सबको impact करेगा।
नेक्स्ट ले लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑफन रेफर टू एज एंथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। यानी कि कोरोनरी आर्टरी, वेसल्स मतलब क्या, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी जो क्या कर रही है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसकी वेसल्स में कुछ डिपोजिशन हो गया। सो इट इज़ कॉज्ड बाय द डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। भाई ये याद रखना पड़ेगा किस किस का डिपोजिशन होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इनका डिपॉजिट होने से क्या होगा, वो ब्लड वेसल से उसकी ल्यूमेन बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ, एक तो ऑलरेडी छोटी रहती है क्योंकि आर्टरी है, और छोटी हो जाएगी, ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, हार्ट को सही से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगेगी, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरियल नैरोअर। दिस कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कैट, इट इज कॉल्ड कैट। एंजिना, it is also called angina pectoris. A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. Angina can occur in men and women of any age, but is more common among the middle age and elderly. It occurs due to condition that affect the blood flow. है ना, तो कुछ भी वजह से अगर कुछ माइनर सेकेंड के लिए भी हार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है तो एक एक्यूट पेन जनरेट होता है, विच इज़ कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। फिर बाद में वो नॉर्मलाइज हो जाता है। आगे बात करते हैं हार्ट फेलियर की। सो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट दैट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जैसे आप बोलते हैं ना, आई गॉट फेल्ड, मैं ये काम नहीं कर पाया, ऐसे हार्ट भी क्या है, हार्ट फेल हो गया ब्लड को पंप करने में बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। सिंपल है, याद रह जाएगा। Now it is sometimes called congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptom of this disease. इसकी वजह से लंग्स में कंजेशन शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। Now heart failure is not the same as cardiac arrest. Cardiac arrest when the heart stop beating. Cardiac arrest मतलब आपको अरेस्ट कर दिया, यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही रह गए, तो ऐसे हार्ट भी एकदम से बीट करना बंद कर देता है ना, विच इज़ कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक यानी कि हार्ट के ऊपर अटैक हो गया। सो व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, हार्ट की मसल्स पे अटैक हो गया, वो डैमेज हो गई बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। एक्चुअली हुआ क्या, ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हुई, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो 3 टर्म हो गई, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, है ना। हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेल हो गया ब्लड को सही से पंप करने में, ब्लड बॉडी की जितनी भी नीड है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट सडनली अरेस्ट हो गया, स्टॉप हो गया बीट करना। हार्ट अटैक, हार्ट की मसल्स पे अटैक हो गया, हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई। तीनों चीज़ क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, राइट। इसमें कोई भी डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर से पूछ लेना आप लोग। इसके मैं डेली बेसिस में मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती रहती हूँ अपनी कम्युनिटी टैब में। आप वहाँ पे भी एकदम बिल्कुल रेगुलर चेक्स में आप करते रहिए उस चीज़ को, तो आपका और रिविजन होता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय।